वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने लाइट नाम के चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स अपनी पिछली वीडियो में कर लिए थे। आज हम उसी वीडियोस को फर्दर मतलब कि आगे बढ़ रहे हैं। उसी में हम इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे 12th बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें हम बोल सकते हैं कि जेईई मेंस और नीट के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है। यदि ये क्वेश्चन ही नहीं बनते तो हम आगे के हाई लेवल वाले क्वेश्चंस क्या करेंगे। तो दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ द लाइट चैप्टर। सो हम एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। इस क्वेश्चन को आप पहले थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि अ पर्सन स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द पॉन्ड सी फिश 2 मीटर बिलो सरफेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.133, फाइंड द रियल डेप्थ ऑफ द फिश। मतलब कि एक बंदा है जो कि जैसे मान लो आपके पास क्या बोला है, एज ऑफ द पॉन्ड। जैसे मान लो एक तालाब है ना, इसमें पानी भरा हुआ है। अब इसमें पानी भरा हुआ है, ये मान लो फिश है, यहाँ पे मान लो फिश है, ये फिश है। अब जब कोई भी पार्टिकल ना इस फिश को देखता है तो उसे ये फिश जो है वो 2 मीटर नीचे दिखाई दे रही है। 2 मीटर नीचे दिखाई दे रही है। कहाँ पे? यदि यहाँ पे कोई बंदा है एज पे खड़ा हुआ है तो उसे 2 मीटर नीचे फिश जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन हम जानते हैं कि एक्चुअली में फिश जो होगी वो 2 मीटर नीचे नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट का हमेशा रिफ्रैक्शन हो जाता है। मतलब कि अपन ये बोल सकते हैं कि यदि फिश यहाँ पे रही होगी, ओरिजिनल जो होगी फिश की हाइट वो ये वाली होगी, ये ओरिजिनल डेप्थ होगी, डी डैश बोल सकते हैं इसे। दिस विल बी द ओरिजिनल डेप्थ, ये ओरिजिनल डेप्थ होगी। ओरिजिनल डेप्थ को डी मान लो और ये वाले डेप्थ जो है ना इसको डी डैश मान लो। क्या मान लो? डी डैश मान लो। तो ये ओरिजिनल है इतनी दूर। तो ये इससे क्या हुआ एक्चुअली में, होता क्या है, जब भी हमें मान लो मछली को देखना है तो क्या होगा, मछली से निकलने वाली रे जो होंगी वो हमारी आंखों में आके टकराएंगी। हमें किसी भी चीज को देखना है तो हम कैसे देखते हैं, उससे जो रे आती है हमारी आंखों में उसकी वजह से हमें दिखाई देता है। तो मछली की रे जो है वो ऐसे हमारी आंखों में आएंगी, आने की कोशिश करेंगी। लेकिन एक्चुअली में आप जानते हैं कि जब वो क्या होगा, वाटर इधर साइड वाटर है और इधर साइड क्या है हमारे पास, एयर है। तो जब ये इधर से इधर जाएंगे तो नॉर्मल से मतलब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है, और अगर डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है तो बेंड्स इट गोज अपवर्ड फ्रॉम द नॉर्मल। यानी यहाँ पे हमारे पास मान लो हमें ऐसे दिखाई दे रहा है, तो हमें दिखाई देगा तो दिखाई हमें यहाँ पे मछली थी, लेकिन हमें दिखाई कैसे देगी, पीछे मिला दो यहाँ पे, यानी कि हमें दिखाई यहाँ पे दे रही है। तो यही बोल रहा है इसमें। सवाल में समझ में आया होगा थोड़ा सा मेरे हिसाब से, कि आपने देखा होगा एग्जांपल, जब आप पेंसिल को किसी भी वाटर ग्लास में डालते हैं तो कांच के ग्लास में, तो आपको पेंसिल थोड़ा उठी हुई दिखाई देती है। दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये बेहतरीन एग्जांपल है कि मछली भी हमें थोड़ा सा उठी हुई दिखाई दे रही है। ये देखो मछली जो है हमें ऊपर दिखाई दे रही है। तो यही हमसे पूछ रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है कि पर्सन स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द पॉइंट सी फिश 2 मीटर बिलो द सरफेस, वो देख रहा है 2 मीटर सरफेस। तो एक्चुअल में जो उसकी डेप्थ रही होगी वो क्या रही होगी, तो देखो एक फॉर्मूला होता है, अगर पढ़े नहीं हो तो अभी पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है ना। देखो एक फॉर्मूला होता है डी डैश बराबर डी अपॉन एन रिलेटिव। मैं समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा ध्यान देना अभी इस फॉर्मूले को ध्यान से। डी डैश का मतलब क्या होता है, देखो डी डैश का मतलब ये होता है जब भी आपको पानी के अंदर या फिर कहीं की भी किसी भी चीज को देखना है जो रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, यानी तो ये दूरी जो होती है वो दूरी होती है जो हमें दिखाई दे रही होती है, हमें दिखाई दे रही होती है ना, आई में हमें दिखाई दे रही है ना। तो डी डैश वो दूरी है जो हमें दिखाई दे रही है, और डी वो दूरी होती है जो एक्चुअल दूरी होती है, मतलब कि वो एक्चुअल कितना दूर है। समझ रहे हो? फॉर्मूला याद करो मेरे संग, डी डैश बराबर डी अपॉन एन रिलेटिव। डी डैश बराबर डी अपॉन एन रिलेटिव। डी डैश जो होता है वो क्या होता है, हमें वो डिस्टेंस होती है जो हमें दिखाई दे रही होती है, और डी क्या होता है, वो डिस्टेंस होती है जो एक्चुअल में है उसकी। तो एक्चुअल में डी हमने माना था। देखो अब एन रिलेटिव को बच्चों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आप लेंस फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला वगैरह पढ़ते हैं तो एन रिलेटिव में भी उसमें लिखते हैं एन लेंस अपॉन एन सराउंडिंग लिखते हैं। यहां एन रिलेटिव का मतलब एक सीधा सा मैं बहुत आराम तरीके से बताना चाहता हूं, बहुत ही सिंपल वे में बताना चाहता हूं आपको, आप हिंदी से इसे याद कर लें। एन रिलेटिव का मतलब होता है कहां से कहां को बोल सकते हो, कहां से कहां को। यानी कि आप ऐसा बोलो कि जो रे है, एन रिलेटिव का मतलब आप ऐसे बोलो कि जो रे ऑफ लाइट हैं वो कहां से कहां को जा रही हैं, यानी निकल कहां से रही हैं, पानी से निकल के कहां जा रही हैं, एयर में जा रही हैं। तो कहां से निकल रही हैं बताओ, तो कहां से निकल रही हैं, तो हम बोल सकते हैं कहां से निकल रही हैं, वाटर से। तो एन ऑफ वाटर लिखो, और कहां को जा रही हैं, एयर को, तो एन ऑफ एयर। ये हो गया हमारे पास। तो ये फॉर्मूला हो गया डी डैश बराबर डी अपॉन एन रिलेटिव। अब चलो सॉल्व करते हैं। हमें डी डैश की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, और डी की वैल्यू निकालनी है।
एन रिलेटिव का मतलब होता है कहां से कहां को, कहां से कहां को, यानी वाटर से एयर को। तो वाटर का वैल्यू कितनी दी हुई है, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है 1.33 और एयर की कितनी होती है 1। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, यहां से डी की वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे, 2 × 1.33, 2 3 जा 6 6 और 2 1 जा 2, यानी 2.66 मीटर इसकी एग्जैक्ट डिस्टेंस होगी। यानी ये जो दूरी है एग्जैक्ट जहां पे मछली रखी हुई थी वो कौन सी दूरी है 2.66 है, और कहां पे हमें दिखाई दे रही है 2 पर। बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, अपेरेंट डेप्थ निकालने के लिए कुछ भी डी दे दिया, मान लो दे दिया ओरिजिनल डिस्टेंस इतनी है, तुम्हें दिखाई कितनी दूर दे रही होगी। तो बस ये याद रखना आप लोग, रे कहां से कहां को जा रही है, और ये फॉर्मूला याद रखना डी डैश बराबर डी अपॉन एन रिलेटिव। एन रिलेटिव भूलना मत, कहां से कहां को, कहां से रे ऑफ लाइट कहां को जा रही है, ठीक है ना। चलो तो अभी तक हम लोग पहला क्वेश्चन देखा अपना। पहला क्वेश्चन में क्या था हमारे कि पानी के अंदर वो मछली थी, वो हमें उल्टा दूसरी जगह दिखाई दे रही थी मतलब। तो सेम क्या होता है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास सेम इसी पर बेसिस है। जैसे मान लीजिए एक पेपर है, एक पेपर, ये मान लो पेपर है, अब पेपर में कुछ लिखा हुआ है, सुनो ना मेरी बात सुनो, देखो मान लो पेपर में कुछ लिखा हुआ है, अब पेपर में कुछ लिखा हुआ है, उसके ऊपर हमने एक स्लैब रख दिया। क्या रख दिया बच्चों, एक स्लैब रख दिया पेपर में, बोलो ना कसम से, देखो झूठ नहीं बोलना, एक पेपर है और उस पेपर में हमने एक स्लैब रख दिया है। स्लैब के अंदर, स्लैब जो है वो कांच का बना हुआ है और जो उसका म्यू है वो 1.5 दिया हुआ है। तो जब आप देख रहे हो स्लैब के ऊपर से आप देख रहे हो, तो आपको क्या होगा कि नंबर्स जो लिखे हुए हैं उस पेपर में वो उठे हुए दिखाई देंगे। उसका रीजन सुनना, ये जो रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट जब आप यहां से देख रहे होगे तो आपकी आंखों में जब जाएंगे, उस जाने से पहले रे ऑफ लाइट आपकी आंखों में जाने से पहले इस स्लैब से गुजरेंगी, इस स्लैब से गुजरेंगी तो उसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। रिफ्रैक्शन होगा तो हमें हाइट अलग दिखाई देगी, मतलब नंबर जो है वो थोड़ा अगर छोटे हैं तो बड़े दिखाई दे सकते हैं, बड़े हैं छोटे, ऐसा कुछ दिखाई देगा, एग्जैक्ट नहीं दिखाई देंगे। तो वही है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, छोटा सा फॉर्मूला होता है। इसकी थिकनेस याद करो पहले, थिकनेस जो है हमारे पास कितनी दी है 1.5 दी हुई है, 1.5 दी, सॉरी 1.5 नहीं दी, देखो इधर 3 सेंटीमीटर दी हुई, कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर दी हुई है। चलो तो अब देखते हैं इसका फॉर्मूला जो होता है ना बच्चों, याद करो मेरे संग, जैसे अभी हमने डी डैश बराबर याद करा डी अपॉन एन रिलेटिव, तो इसका फॉर्मूला डी होता है अपेरेंट डेप्थ जो हमें दिखाई देगी, उसका फॉर्मूला होता है टी 1 - 1 अपॉन एन रिलेटिव। अब देखो टी जो होती है वो स्लैब की थिकनेस होती है, इस पहले समझने की कोशिश करो। टी जो होती है वो क्या होती है, स्लैब की थिकनेस होती है, और डी जो होती है वो क्या होती है, अपेरेंट राइज ऑफ द लेटर, मतलब कितना लेटर्स में बढ़ाव आ गया है, कितना लेटर्स के साइज में बड़ा, मतलब लेटर के साइज बड़े हो गए, कितना बड़े हो गए हैं, वो अपेरेंट राइज ऑफ द लेंथ को बताता है। तो टी 1 - 1 अपॉन एन रिलेटिव। अब बताइए हमने एन रिलेटिव का मतलब अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, रे कहां से कहां को जा रही है, क्या पढ़ा था हमने, बोलो मेरे संग, हमने एन रिलेटिव मतलब क्या पढ़ा था, कहां से अपॉन कहां को, कहां से अपॉन कहां को। तो ये जो रे ऑफ लाइट यहां से अपन बोल सकते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, ये रे जो है यहां जो नंबर लिखे हुए हैं उसकी रे जो है वो लेंस से कहां जा रही है, एयर में, तो अपन लिख देंगे एन लेंस अपॉन एन एयर। लेंस नहीं है ग्लास है तो ग्लास लिख दो, काहे बात की फिक्र है अपन, है ना, तो यहाँ पे ग्लास लिख दो। समझ रहे हो बात को, बोलो ना कसम से कोई झूठ नहीं बोलना, यहाँ पे ग्लास लिखोगे कि नहीं लिखोगे, क्योंकि कहां से कहां को, तो डी निकालो, डी बराबर निकालना है, टी की वैल्यू कितनी दी है देखो 3 सेंटीमीटर, और ये 1 - 1 अपॉन एन रिलेटिव, एन ग्लास कितना है 1.5 और उसका 1 होता है, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर रहोगे तो आपको डी कैन बी फाइंड आउट, तो यहां से आप डी को बहुत आसानी से निकाल सकते हो। आप आई थिंक मेरे हिसाब से आपको दोनों सवाल समझ में आए होंगे। पहले वाले सवाल में भी अपेरेंट के नाम का शब्द कुछ था, उसमें हमने पढ़ा डी डैश बराबर डी अपॉन एन रिलेटिव होता है। ध्यान रखना जब भी वाटर सरफेस से अपेरेंट डेप्थ की बात करते हैं ना, उसका फॉर्मूला डी डैश बराबर डी अपॉन एन रिलेटिव होता है। लेकिन जब स्लैब की बात कर रहे होते हैं तो डी बराबर होता है हमारे पास टी, डी डैश बोल दो चाहे तो, डी डैश बराबर होता है हमारे पास टी 1 - 1 अपॉन एन रिलेटिव। टी जो होती है वो थिकनेस होती है, एन रिलेटिव का जो होता है वो रेशियो होता है कहां से कहां को। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया। चलो तो देखो यहाँ पे अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका जो क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है ना हमारे पास, क्रिटिकल एंगल, वो क्रिटिकल एंगल शायद आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 45 डिग्री दिया हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है आपके पास। अब आपको म्यू निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है।
तो आपने एक बार रिलेशन पढ़ा होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है 1/sin IC होता है, ये पढ़ा होगा जिसने, उससे बन जाएगा, सिंपल है। क्रिटिकल एंगल पता है आपको, म्यू निकालना है, तो म्यू बराबर क्रिटिकल एंगल sin IC यानी sin 45 डिग्री। अब sin 45 डिग्री की 1/√2 वैल्यू होती है, तो म्यू बराबर यहां से आपका आ जाएगा √2। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट कैन बी आस्क्ड इन ओनली ऑब्जेक्टिव, इट कैन नॉट बी आस्क्ड इन द आपके 4 मार्क्स का कभी आ नहीं सकता है, इट कैन ओनली आस्क इन द ऑब्जेक्टिव पर्पस, ठीक है ना। चलो चलिए बच्चों, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। ये सवाल बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा, क्योंकि 4 नंबर के यदि पेपर में आता है तो इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसमें मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे, डायग्राम बना के बता रहा हूं, डायग्राम बना के क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। डायग्राम से ही आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन की थ्योरी तो बहुत लंबी चौड़ी होती है, बस आपको डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस लिखा नहीं है इसमें, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन जो है वो हमारे पास कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के बीच बारे में है। किसके बारे में है? कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के बारे में। किसके बारे में है? कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के बारे में। और ये बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूर रखा हुआ है? 100 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है पोल से। ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है हमसे। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ऑब्जेक्ट जो है वो 100 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, और इसका जो आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे बोल सकते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसकी जो वैल्यू दी हुई है आपको, वो दी हुई है 20 सेंटीमीटर। ये आपको ये डाटा दिया हुआ है। एक और डाटा दिया हुआ है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन बोल सकते हो म्यू है, अपवर्तनांक जिसे बोल सकते हो, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, वो अंदर साइड का ग्लास का कितना दिया हुआ है, देखो जरा ध्यान से, मैं देखता हूं एक सेकंड। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वो दिया है 1.5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1.5 दिया हुआ है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इमेज कितनी दूर बनेगी, हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड क्या करना है, इमेज की डिस्टेंस पता करनी है। क्या पता करना है? इमेज की डिस्टेंस पता करना है ना। इमेज कहां पे बन रही होगी उसकी डिस्टेंस को हमें पता करना है। तो सबसे पहला सवाल, जब भी हमारे पास कोई भी सवाल आए ना, आप उसका डायग्राम इंप्लीमेंट कीजिए, डायग्राम बनाइए। डायग्राम में क्या बोल रहा है? कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बोल रहा है, तो ये लो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बन गई हमारे पास। कौन सरफेस बोल रहा है? तो बोलो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, तो ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बन गई। अब कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी दूर दिया हुआ है, आप ध्यान से देखो जरा, 100 सेंटीमीटर दूर दिया हुआ है। ये ऑब्जेक्ट है, इसका क्या है, यहाँ पे ए बी एक ऑब्जेक्ट है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि जब ये रे इसमें टकराएगी, तो ये जो रे आई ना यहाँ पे टकराई, अब यहाँ कहीं इसकी इमेज बन रही होगी। अब यहाँ कहीं इसकी मान लो इमेज बन रही थी, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, ये डिस्टेंस हमें वी मान लो, तो ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। चलो अब सॉल्व करते हैं। स्फेरिकल सरफेस, जब भी स्फेरिकल सरफेस आता है उसका हमें क्या, आपको फॉर्मूला याद है? स्फेरिकल सरफेस में रिफ्रैक्शन के कारण जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? म्यू बाय वी माइनस ऑफ 1 बाय यू इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। अच्छा एक चीज और बताना यार, प्लीज ध्यान से बताना जरा ध्यान से, कि जो आर होता है कॉन्वेक्स मिरर का, देखो कसम से देखो, झूठ नहीं बोलना, कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, तो जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये बताओ, बताओ जल्दी से। तो देखो आर जो होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स वाले का पॉजिटिव होता है, यानी +20 सेंटीमीटर मानेंगे। अब u की बात करते हैं, चलो u की बात करते हैं, तो इधर वाली चीजें पॉजिटिव होती हैं, उधर वाली चीजें नेगेटिव होती हैं, तो नेगेटिव -100 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? ये हमारे पास u कितना होगा? -100 सेंटीमीटर। सारे डाटा, म्यू की वैल्यू दी हुई है 1.5, सारे डाटा को आप पुट कीजिए और आपका आंसर बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। तो म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास? 1.5, और v की वैल्यू हमें निकालना है -1 बाय u। u की वैल्यू कितनी दी है? -100 दी हुई है, तो इसको -100 लिख देते हैं, और इज इक्वल्स टू म्यू -1, यानी कितना? म्यू -1 मतलब होगा 1.5 -1 अपॉन आर की वैल्यू देखो कितनी दी है? 20, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो इसको इधर भेज दो, तो 1.5 बाय v इज इक्वल्स टू जाएगा हमारे पास, ये 0.5 आएगा, 0.5 अपॉन 20, ये माइनस माइनस प्लस, तो इधर आके -100, तो ये हो गया हमारे पास, तो 1.5 बाय v, एक सेकंड मार्कर नहीं चल रहा, 1.5 बाय v इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो, तो 5, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट हटाऊं तो ये 0 नीचे आ जाएगा, और अगर मैं 5 बन जा 5, मत काटो इसको,
थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगी तो 5/200 रहने दो। अब एलसीएम ले लो 200, तो 200 एलसीएम आ गया तो ऊपर 5 भी आएगा। अब इसका 100 2 जा तो 2 आ गया। तो यहां से हमारे पास v की वैल्यू यदि निकालना है मुझे तो कितना आएगा, 200 को इसमें मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई बाय 200 अपॉन ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 5 में 2 गए 3, तो 3 का डिवाइड करना पड़ेगा, 3 का डिवाइड। अब इसको 3 5 जा 15 और इसका 0 एक नीचे आया था तो ये 0 से 0 कट गया था, 5 2 जा सॉरी इसका कितना है 1.5 मल्टीप्लाई बाय कितना है हमारे पास 200 और इसका कितना है हमारे पास 3, इसका एक पॉइंट आया तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 3 5 जा 15, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 5 2 10 100 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं 100 सेंटीमीटर जो आपका आंसर आया है वो हमें पॉजिटिव में ही आया है। हम पहले भी जानते थे कि u हमारा नेगेटिव है, इमेज हमेशा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में इधर साइड ही बनती है, तो इमेज जो है वो पॉजिटिव में ही आनी चाहिए थे और हमारा आंसर प्लस 100 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है ना। आपकी जो ये बुक है इसमें शायद गलत दिया हुआ है आंसर, तो आप इसको मैच कर लेंगे, इसमें शायद आंसर वगैरह गलत दिए हुए हैं, तो आप ये दिस इज करेक्ट वन। ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ बच्चों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है ना तो आप इस सवाल नहीं कर पाएंगे। म्यू बाय वी माइनस 1/u इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r। और इस बात को गलती से r को कभी नेगेटिव मत रख देना, कॉन्वेक्स लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ लेना, कॉन्वेक्स लिखा होगा तो पॉजिटिव ही आएगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट कैन आस्क्ड इन 4 मार्क्स डेफिनेटली। ठीक है, चलो तो अपन अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप, प्लीज आई हम्बली रिक्वेस्ट यू ऑल, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है थोड़ा समझने में डिफिकल्टी हो बट आसान क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए हमारे पास एक एयर लेंस है, मतलब एयर बबल लेंस बोल सकते हो, एक लेंस है जिसको हमने पानी के अंदर डाल दिया। जैसे मान लो ये मेरा चश्मा है ना, मैंने इसको उतार करके पानी के अंदर डाल दिया तो इसकी फोकल लेंथ में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा। तो देखो यही किया है मैंने, एयर लेंस था उसको मैंने क्या किया, पानी के अंदर डाल दिया। ये पूरा वाटर है, यहां पानी भरा हुआ है, इस पानी के अंदर मैंने डाल दिया। अब इसकी जो हम जानते हैं लेंस जो होता है इसकी रेडियस ये r1, इसका एक इस सरफेस जो ये वाली जो सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है। तो आप जानते हैं कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, जैसे इधर ये है, ये कॉन्वेक्स टाइप का दिख रहा है आपको, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक है ना। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको नेगेटिव में मानना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ऐसे है तो इधर साइड आप देख सकते हो कि इधर साइड, अगर इधर साइड की बात कर रहे हो तो पॉजिटिव, और ऐसा है यानी इधर साइड की बात कर रहे हैं, इधर साइड इसका मुखड़ा उधर साइड है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव। अब देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स सरफेस इज 10, यानी कि इस दोनों की सरफेस जो है यानी R1 और R2 दोनों की वैल्यू क्या दी हुई है, 10 दी हुई है। R1 और R2 दोनों की वैल्यू क्या दी हुई है, 10 दी हुई है। हमें पता करना है कि जब पहले तो बाहर ऐसा था, R1 और R2 10 दी हुई थी, लेकिन जब हम इसको अंदर डाल देते हैं, पानी के अंदर डाल देते हैं, तो इसका फोकल लेंथ नया वाला क्या बनता है, और जो फोकल लेंथ बनता है वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, क्योंकि उसका नेचर हम तभी बता पाएंगे। जैसे नेचर पूछा है ना, नेचर कैसे बताएंगे, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, कैसे बताएंगे, पॉजिटिव आएगा तो कॉन्वेक्स, नेगेटिव आएगा तो कॉनकेव, तो बस निकालते हैं। अब लेकिन उसके पहले आपको फॉर्मूला ये वाला याद होना चाहिए, 1/f जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ। यदि हम किसी मीडियम में डाल देते हैं किसी भी लेंस को तो उसका जो फोकल लेंथ आता है उसका फॉर्मूला ये वाला चलता है 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये जो म्यू होता है ये समझने वाली बात है, तो आप मैं इधर साइड में बताता हूं। देखो म्यू को हम बोल सकते हैं, म्यू इज नथिंग बट n लेंस अपॉन n सराउंडिंग। अभी हमने पढ़ा था, अभी कुछ डीडेस वगैरह जब पढ़ रहे थे तो उसमें क्या बोलते हैं, कहां से कहां को, कहां से कहां को। तो आप ऐसा बोल सकते हो, यहां पे भी ऐसा समझ सकते हो कि लेंस से पानी की तरफ रेखा जा रही है, तो n लेंस अपॉन n सराउंडिंग, तो 1/f जो होगा हमारे पास, इसमें लिखो लेंस का कितना दिया हुआ है हमारे पास, बताओ लेंस का बोल सकते हो आप n लेंस अपॉन n सराउंडिंग। तो n लेंस एयर लेंस है, कौन सा लेंस है बताओ, ध्यान से देखो, एयर लेंस है। तो अगर एयर लेंस होता है ना तो उसका म्यू बराबर कितना होगा बच्चों, 1 होगा। एयर लेंस का 1 होगा ना, बोलो एयर लेंस का 1 होगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू रिलेटिव लिखना है, म्यू रिलेटिव लिखना है, तो एयर तो इधर तो 1 होगा ना इसका,
एयर का लेंस बोला है ना, तो एन लेंस लिखते हैं ऊपर, एन सराउंडिंग नीचे, तो एयर लेंस है तो इसका 1 होगा, और नीचे सराउंडिंग का यानी पानी का कितना है 1.33 माइनस 1। अब R1 और R2 की बात करते चलो। R1 जो है वो ये वाला है, R1 जो है वो पॉजिटिव 10 होगा, देखो 10 लिखा है, 10 है, क्या लिखा है यहाँ पे देखो लिखा है 10, दोनों सरफेस का 10 है, लेकिन खेल तो माइनस और प्लस का है ना, तो R1 वाले को प्लस, R2 वाले को माइनस, तो R1 वाले को प्लस और R2 वाले को माइनस में लिखेंगे, तो माइनस में लिखेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लेना, 1/f को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 1 माइनस 1.33 अपॉन 1.33 और इनटू इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा हमारे पास 2/10 कर सकते हो, तो इसको 1/5 कर सकते हैं ना, 2/10 है ना, तो ये 1/5 कर सकते हैं। f निकालना है तो f को एक साइड रखते हैं, बाकी सबको इधर भेज देते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो यहां से आएगा 1.33 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड बाय 1 माइनस दिस, तो 1 माइनस दिस यानी 0.33। लेकिन ध्यान दें इसमें माइनस जब करेंगे ना तो आंसर ये दोनों 1 माइनस 1 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है। अगर अपन 1 में से माइनस कर रहे हैं ये, तो हमारे पास अगर हम इससे इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 0.33 तो आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, बड़ी संख्या माइनस में, तो ये माइनस में, यानी जो फोकल लेंथ इससे आ रही होगी हमारी वो किस में आ रही होगी, माइनस में आ रही होगी। यानी माइनस में आने का मतलब क्या होगा, नेचर जो है इसका कैसा है बच्चों, कॉनकेव है। कैसा है, कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रहा होगा। आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, तो सॉल्व कर लीजिएगा और निकाल लीजिएगा, लेकिन नेचर आपको समझ में आ गया, माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब कौन सा नेचर होगा, कॉनकेव नेचर होगा। सवाल बहुत ही इजी था, कुछ नहीं करना था, हमने पानी के अंदर डाल दिया है, पानी के अंदर डालने के बाद जब भी फोकल लेंथ किसी की पूछी जाती है तो उसका फॉर्मूला 1/f बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 होता है। म्यू का मतलब क्या होता है, एन लेंस अपॉन एन सराउंडिंग। एन लेंस में लेंस एयर लेंस था इसलिए 1 आ गया, और सराउंडिंग पानी था, सराउंडिंग मतलब इसके चारों तरफ क्या है, पानी है, तो 1.33 आ गया माइनस 1 और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। R1 जो है वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि इधर साइड इसका मुखड़ा आ रहा है, R2 नेगेटिव आएगा, तो ऐसा हमने पुट करके f की वैल्यू क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, कंबाइनेशन ऑफ लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, कंबाइनेशन ऑफ लेंस की बात कर रहे हैं। कंबाइनेशन ऑफ लेंस का मतलब होता है कि हम दो लेंस को जोड़ना चाहते हैं, उसका सिंपल सा फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, 1/f टोटल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2। अब हमारे पास दिया हुआ है कि एक जो लेंस है वो कॉनकेव लेंस है, क्या है, कॉनकेव लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ कुछ दी हुई है 10 सेंटीमीटर मान लो, और एक जो है हमारे पास वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ जो दी हुई है हमारे पास मान लो 20 सेंटीमीटर। लेकिन पेपर वाला आपको सैंपल नहीं देगा, आपको सैंपल समझना होगा। कॉनकेव लेंस जो होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा नेगेटिव में होती है, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव में होती है। तो ये f1 हो गया, ये f2 हो गया, हमें 1/f टोटल निकालना है तो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो 1/f1 जो दिया है माइनस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और प्लस 1/20 आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया। ऐसे बताओ कितना आया, 20 आया, और 10 टू जो 20 यानी -2 प्लस 1, तो यहाँ से 1/f टोटल। अगर आप यहाँ से f टोटल की वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास क्या आएगा, f टोटल बराबर आएगा 20 प्लस माइनस यानी -20, यानी कितना आ गया हमारे पास -20 f टोटल आ रहा है। तो पेपर वाला ये पूछ सकते हैं आपसे कि जो टोटल लेंस बना हमारा फाइनल लेंस बना वो कैसा होगा, कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। तो देखो माइनस में आया है तो माइनस में आया है तो आप बोल सकते हो क्या होगा, कॉनकेव होगा। समझ में आई बात, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें या फिर कमेंट करें, मैं आपको उसको समझा दूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू लवर्स।